हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 55 तिथि 19/11/2020 विषय सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक अर्थशास्त्र के अध्याय मुद्रा एवं साक्ष्य ली गई है। आज की हमारी वर्कशीट में अभ्यास हेतु क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को हमें हल करना सीखना है। तो अभ्यास हेतु इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम अपनी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है और उसमें जो मुद्रा एवं साख का जो अध्याय है, चैप्टर है, हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और बाद में हम अपनी इस वर्कशीट को हल करेंगे। तो पहले हम अपनी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का अध्याय मुद्रा एवं साख उसका अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 3 मुद्रा और साख। तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में जानेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हो, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय जिसे हम इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय का अर्थ है कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना। प्राचीन समय में जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था या मुद्रा के बारे में जानकारी नहीं थी, तो लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ों का सामान किस प्रकार खरीदते होंगे। ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि वस्तु विनिमय के द्वारा ही हम अपनी ज़रूरत का या रोज़ाना के जीवन का जो सामान होता है, हम उसको एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देकर ले सकते थे। लेकिन इसके लिए समस्या क्या थी? पहले तो हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी होती थी कि जिसको इस वस्तु की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ वस्तुएं इतनी भारी होती थीं कि उनको लाने ले जाने में काफ़ी कठिनाई और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर एक आप हमारी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो आपको ये दिखा रखा है कि आपके पास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। यानी कि आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा, यानी कि आप मुझसे जूते ले लीजिए और मैं आपसे गेहूं लूँगा। दूसरा व्यक्ति जो कहता है मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। यानी कि इस व्यक्ति को कपड़े चाहिए और इस व्यक्ति को गेहूं चाहिए, लेकिन दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता की चीज़ें नहीं है एक दूसरे के पास। तीसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। मतलब इस व्यक्ति के पास तो गेहूं है लेकिन इसे कपड़े चाहिए। इस व्यक्ति के पास गेहूं है लेकिन इसे कपड़े चाहिए। जो नीचे जो व्यक्ति दिया हुआ है कहता है कि मेरे पास गेहूं नहीं है लेकिन मुझे जूते चाहिए। अब ये तीनों आपस में किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं? तो ये एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते क्योंकि इनको इन वस्तुओं की आवश्यकता तो है लेकिन वो वस्तुएं एक दूसरे के पास नहीं है जिससे इनको एक्सचेंज किया जा सके, जिनको इनको बदला जा सके, विनिमय किया जा सके। तो इसके लिए सबसे सही तरीका मुद्रा का है। मुद्रा एक ऐसा साधन है जिसे हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ भी वस्तु खरीद सकते हैं। देखिए, जैसे बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए बहुत सी वस्तुएं बेची जा सकती हैं। कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत ही सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु
या सेवा को खरीदने के लिए कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में इसका इस्तेमाल, जहाँ पर मुद्रा द्वारा विनिमय होता है वहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अर्थ यह है कि हमें उस व्यक्ति की तलाश नहीं करनी पड़ेगी जिसको हमें इन वस्तुओं की ज़रूरत होगी। अर्थात अगर मुझे जूते के बदले गेहूँ चाहिए तो मेरे पास यदि मुद्रा है तो मैं सीधा गेहूँ खरीद सकता हूँ। अगर मुद्रा नहीं है तो मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जिसको जूते चाहिए लेकिन उसके पास गेहूँ होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है और मुद्रा इस आवश्यकताओं के दोहरा संयोग से हमें बचाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप कुछ सिक्कों को देख रहे हैं, जैसे आरंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने, गुप्तकालीन सिक्के, उसी तरीके से तुगलक के सिक्के, अकबर कालीन सोने की मोहरें और आधुनिक सिक्का। मुद्रा के आधुनिक रूपों के अंदर कागज के नोट और सिक्कों को शामिल किया जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल किए जाते हैं। करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल किए जाते हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं हैं। मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी के लिए मना नहीं कर सकता है। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। ये आपको पिक्चर में एक ये नोट और पैसे सिक्के दिखाए गए हैं। 25 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का, 20 पैसे का, और यहाँ पे नोट 5 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट। यही आधुनिक मुद्रा का रूप है जिसे हम स्वीकार करते हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इन अदायगी को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। ये भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत की गई करेंसी है, आधुनिक करेंसी है, मुद्रा है। लेकिन आज के दौर में हम बहुत से माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। हम नकद भुगतान कर सकते हैं करेंसी और नोट के माध्यम से। हम चेक द्वारा भी और ऑनलाइन पेमेंट द्वारा भी आजकल किसी भी वस्तु का भुगतान
करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा अधिकृत की गई जो मुद्रा है वो सिक्के और करेंसी है। बैंकों में भी हम चेक द्वारा भुगतान कर सकते हैं। चेक किसे कहते हैं और चेक क्या होता है, उसको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये एक चेक का एक प्रारूप आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखिए, ये खाता नंबर के बारे में बताया गया है, इस वाले में बैंक शाखा के बारे में, और ये जो हिस्सा है ये चेक नंबर है। जो हम लोग चेक नंबर लिखते हैं, रिसिप्ट के अंदर लिखते हैं, चेक नंबर, बैंक शाखा और खाता नंबर। और ये अकाउंट पे ही है। इसका मतलब होता है कि ये पैसा प्रेम कुमार के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको कैश नहीं मिलेगा। तो एक चेक का प्रारूप है जिसके माध्यम से हम भुगतान करते हैं। ये भी एक माध्यम का, ये भुगतान करने का एक माध्यम है। ये कुछ प्लास्टिक मनी दिखाई गई हैं जिसे हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इनके माध्यम से भी हम किसी भी वस्तु का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे ये नॉट वैलिड अनलेस साइन लिखा हुआ है, नीचे ये कार्ड नंबर होते हैं और ये बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? इस चित्र के माध्यम से, ये जो आपको दिखाया गया है इसमें बहुत आसानी से समझाया गया है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जमाकर्ता, हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं। इस बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक उसी पैसे को आगे कर्जदाताओं को, कर्जदार लोगों को वो पैसा देता है। कर्जदार जो बैंक से कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, वो बैंक को ब्याज के समेत पैसा वापस लौटाते हैं। इससे बैंक की आय बढ़ती है और वही बैंक वापस जब हम अपना पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो वही बैंक हमें वापस वो पैसा दे देता है। तो इस प्रकार बैंक के पास जो पैसा होता है वो हमारा ही पैसा होता है और बैंक उस पैसे को आगे ऋण के रूप में लोगों को दे देता है। ऋण कई तरह के होते हैं और वो जो लोग ऋण लेते हैं वो कर्जदार होते हैं, फिर वो बैंक को ब्याज समेत वो पैसा लौटाते हैं। इससे बैंक की आय बढ़ती है और बैंक उन जहाँ पे जो आय बढ़ती है और हम लोग जब पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो बैंक उन्हीं जो आय बढ़ी हुई है और जो हमारे पास जो हमारा बैंक में जमा पैसा है उसी पैसे में से हमें वो वापस लौटा देता है। बैंक जमा किए हुए पैसों में से, जमा की हुई रकम में से 15% अपने पास रखता है और बाकी का सारा पैसा वो ऋण के रूप में लोगों को दे देता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। यानी कि हम दो तरीके से ऋणों को ले सकते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक ऋण कौन से होते हैं और अनौपचारिक ऋण कौन से होते हैं? औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समितियों से लिए हुए कर्ज आते हैं, जिसे हम औपचारिक क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा क्षेत्र जो ऋणों का है वो अनौपचारिक क्षेत्र है, जिसमें उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त ऐसे लोग आते हैं। इन्हें हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि औपचारिक क्षेत्र द्वारा लिया गया ऋण और अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा लिया गया ऋण। इस पाई चार्ट के अंदर आपको दिखाया गया है कि ज़्यादातर जो ऋण है वो लोगों ने साहूकार से लिए हुए हैं और सहकारी बैंक समितियां और व्यावसायिक बैंक से कम लिया गया है।
यानी कि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ऋणों का जो भुगतान है, अब सवाल ये उठता है कि हमें किस क्षेत्र से ऋण लेना चाहिए। हमें औपचारिक स्रोतों से ऋण लेना चाहिए। औपचारिक स्रोतों से क्यों लेना चाहिए? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है और बैंक को अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या होती हैं। यानी कि जो औपचारिक क्षेत्र के जो स्रोत हैं वो उन पे निगाह रखी जाती है, उनकी कार्यप्रणाली पर, और उनकी जो ब्याज दरें होती हैं वो अनौपचारिक जो स्रोत होते हैं उनसे बहुत कम होती हैं। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋणदाता है उनकी गतिविधियों को देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती और अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋणदाता होते हैं वे ऐच्छिक दरों पर यानी अपनी मन मर्जी पर ऋण दे सकते हैं और नाजायज़ तरीके से उनसे पैसा वसूली करते हैं, जिसको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो हमें औपचारिक स्रोत जो होते हैं वो अधिक ज़्यादा सहूलियत लगती है कि वहाँ से ऋण लेना। लेकिन आज भी बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हम अनौपचारिक क्षेत्रों से ज़्यादा ऋण लेते हैं। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अनौपचारिक क्षेत्रों में कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती और हमें तुरंत पैसा मिल जाता है, लेकिन औपचारिक जैसे स्रोत जो होते हैं उनमें कागजी कार्रवाई अधिक करनी पड़ती है और उनमें पैसा मिलने में भी बहुत परेशानी होती है। इसलिए बहुत से जो लोग होते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रों की ओर जाते हैं ऋण लेने के लिए। यहाँ पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कौन ऋण लेते हैं। पहला जो क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है गरीब परिवार। गरीब परिवार में 85% लोग हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। अनौपचारिक स्रोत यानी कि साहूकार, रिश्तेदार, दोस्त, इन लोगों से। और सबसे ज़्यादा जो बैंकों का, जो सहकारी समितियों का जो प्रयोग करते हैं वो अमीर परिवार करते हैं, क्योंकि उनके पास कागजी कार्रवाई करने के लिए सारे कागज़ होते हैं और उनको जल्दी से बैंक मिल जाता है। तो गरीब परिवार बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। और इस बैंक की जो स्थापना है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी और इस कार्य के लिए उन्हें 2006 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस बैंक की जो सदस्य हैं वो अधिकतर महिलाएं हैं और गरीब महिलाएं हैं और ये एक सफल प्रोजेक्ट रहा और बांग्लादेश के अंदर कम से कम 81,600 गाँवों में ये फैला हुआ है और कम से कम 9 लाख इसके सदस्य हैं। अब हम बच्चों अपनी वर्कशीट पर आते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं और अब आप इनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? कागज़ के नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो इसका सही आंसर जो है वो है कागज़ के नोट। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन या मोहम्मद यूनुस? इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस। प्रश्न नंबर 3, जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं? नई शाखा खोलने के लिए, करों का भुगतान करने के लिए, ऋण पर
ब्याज का भुगतान करने के लिए या ऋण देने के लिए? तो इसका भी आंसर है ऋण देने के लिए। प्रश्न नंबर है 4, रेखांकित शब्दों का रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखिए। जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। मैंने आपको वीडियो में बताया था औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। तो जमींदारों द्वारा दिया गया जो ऋण है वो अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है। तो आप इसको सही करके लिख सकते हैं, अनौपचारिक उदाहरण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। तो इसका आपको बताया था कि भारत में जो ऋण है और उनकी ऋण वो भी औपचारिक क्षेत्र के जो ऋण है, औपचारिक क्षेत्र के जो ऋण है उनकी निगरानी कौन करता है? RBI। इसको आप लिख सकते हैं इसके अंदर RBI। ये 5वें का आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था। और भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है ये भी। ABCD में से ए संकल्पना, सा और कारण दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ उतने ही नोटों को जारी करता है जितने सरकार की तरफ से आदेश आता है, या सरकार की तरफ से जितने नोट छापने का कहा जाता है उतने ही नोटों को वो जारी करता है, छापता है। और सरकार ये मुद्रा उतनी ही मुद्रा तब छपवाती है जब RBI सरकार को मौद्रिक नीति के बारे में जानकारी देता है। तो इन दोनों में सा जो उत्तर है हमारा ए संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 7 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेक मुद्रा के प्रश्न 7, चेक मुद्रा के डैश रूप का उदाहरण है। चेक को भी हम आधुनिक मुद्रा के रूप में देख सकते हैं, तो इसलिए चेक मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण माना जा सकता है। प्रश्न 8 के अंदर नीचे चित्र में दिखाए गए चेक में कौन सी संख्या चेक संख्या है? तो मैंने आपको चेक का प्रारूप दिखाया था। उसके अंदर ये जो सिंबल आप ये जो नंबर देख रहे हो, पहला नंबर, ये चेक संख्या है। प्रश्न नंबर 9, मान लीजिए क्या प्राचीन समय में है जब वस्तुओं को खरीदते व बेचते से वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था, उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? उसमें सबसे पहली समस्या तो बच्चों ये आती है कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो वस्तु होनी चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। साथ ही उस व्यक्ति को भी हमारे पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। प्रश्न 10, भारती यह जानना चाहती हैं कि क्यों भारत में रुपये में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता है? इसका उत्तर यह है क्योंकि जो भारतीय करेंसी है वो सरकार द्वारा प्राधिकृत है और इसमें किए गए भुगतान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अस्वीकार नहीं कर सकती। अगर अस्वीकार करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे सजा का प्रावधान है। बच्चों, ये सीट मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दी है मुद्रा एवं साख की, और सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे, अभ्यास करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहता हूँ कि आज के दौर के अंदर
कोरोना एक महामारी का रूप ले रहा है और हमें इसको रोकना है। अपना तो ख्याल रखना है, साथ में अपने परिवार का भी रखना है। बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोना है, कोरोना को हराना है। थैंक यू, धन्यवाद।